हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे सभी लेक्चरों की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी भी पीडीएफ वहां पे अपलोड हो चुकी हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा और वहां पे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कल का क्वेश्चन था कि किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है? दूरी, विस्थापन, वेग या त्वरण। तो कल लो तो कल कई लोगों ने आंसर दिया था, तो उनका सही भी है। तो ये आंसर क्या होना चाहिए? तो हमने बताया था जैसा कि कल कि किसी भी वस्तु के अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बी। तो जिन लोगों ने बी आंसर दिया था उनका सही है, राइट। और जो बात करें विस्थापन कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह दिशा और परिणाम दोनों बताती है। तो इसलिए जो विस्थापन है वह कैसी राशि है? सदिश राशि है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि विस्थापन व बल का गुणनफल व्यक्त करता है। तो कौन व्यक्त करेगा भाई? संवेग, बल, आवेग या ऊर्जा? तो देखो, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। तो यहाँ पे जो व्यक्त करेगी, जो एक्सप्रेस करेगी, वह कौन करेगी? ऊर्जा एक्सप्रेस करेगी बल और विस्थापन के गुणनफल को। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? डी नंबर, राइट। तो अपना राइट आंसर जाएगा डी। तो ये आप लोग एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो इस पे काफी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो अपना दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का प्रारूप नहीं है? तो कौन सी ऊर्जा नहीं है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या उपरोक्त में से सभी? तो देखो, जो मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये दोनों तो यानी कि ये प्रारूप नहीं है, तो मतलब ये दोनों तो उसके प्रकार ही हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा है क्या? तो नाभिकीय ऊर्जा यानी यह किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? नाभिक ऊर्जा कहलाती है। और जो नाभिकीय ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि जो उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो हो गया नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ये इसके उदाहरण है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? नाभिकीय ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा का प्रारूप नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन।
अपना अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते पानी का ताप ज्ञात करने के लिए क्यों नहीं किया जाता है। तो जो पहला है ऑप्शन की डॉक्टरी थर्मामीटर की परास 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, या उबलता पानी रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, या सी कहता है कि ए और बी दोनों विकल्प, या डी कहता है कि ए और बी दोनों नहीं। तो कौन सा होगा। तो देखो, तो मनुष्य का सामान्यतः ताप कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसकी परास कितनी होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्रयोगशाला में यूज करते हैं तो उनकी परास कितनी होती है, उनकी होती है -10 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्रयोगशाला, तो जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर यूज करते हैं उनकी कितनी होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 42 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो वह क्या इन दोनों को -10 डिग्री सेंटीग्रेड को ना पाएगा। और उबलता पानी, तो उबलता पानी है तो मतलब उसका तो 100 डिग्री से ऊपर होगा ना, तो क्या ये माप पाएगा, तो नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर की परास होती है वह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, और एक बात करें कि जो ये थर्मामीटर है यह किसके नियम पे काम करता है, तो यह ऊष्मा गतिकी के शून्यवें नियम, यानी कौन से, ऊष्मा गतिकी के शून्य नियम पे, शून्यवा नियम पे काम करता है। नियम पे काम करता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, या विद्युत का सुचालक है, या विद्युत का कुचालक है, या थर्मोप्लास्टिक है। तो बैकेलाइट है क्या, तो देखो बैकेलाइट जो है, बैकेलाइट, तो बैकेलाइट एक क्या है, प्लास्टिक है, होता है, क्या होता है, यह एक प्लास्टिक होता है, जो कि यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का रोल होता है। किसका, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का रोल होता है, राइट। और यह थर्मोसेटिंग होने के कारण ना तो गर्म होता है और ना ही गर्म करने पर यह झुकता है, मतलब जब अपन ये हीट होती है ना तो ये क्या होता है, पिघलता नहीं है। तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। तो ये अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर, क्या होता है यह, विद्युत का कुचालक, क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो अपना सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें बेकेलाइट की खोज की, तो खोज कब हुई थी, खोज हुई थी 1907 में, किसने किया था, बैकलैंड ने किया था। खोज कब हुई थी 1907 में, बैकलैंड ने किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि ऊष्मी मान की इकाई है, तो ऊष्मी मान की एसआई पद्धति पे आपको बताना है कि ऊष्मी मान की एसआई पद्धति पे क्या इकाई होगी, जूल प्रति किलोग्राम होगी, या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या किलो जूल प्रति किलोग्राम, या कैलोरी। तो जो ऊष्मी मान की एसआई पद्धति में होती है, तो सबसे पहले समझो कि ऊष्मी मान है क्या, है ना। तो ऊष्मी मान वह ऊर्जा है
जो किसी ईंधन द्वारा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, तब उसका क्या होता है, जो इकाई द्रव्यमान होता है वह आदर्श परिस्थितियों में पूरी तरह से जल जाता है। राइट, तो ऊष्मीमान की इकाई एसआई मात्रक, तो ऊष्मीमान का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, तो ऊष्मीमान का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। राइट, और यह किसमें अधिक होता है, तो गैसों में, गैसों में बात करें तो गैसों में इसका ऊष्मीमान अधिक होता है। किसमें, गैसों में ऊष्मीमान अधिक, और गैसों में किसकी, तो हाइड्रोजन का, इसका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का जो ऊष्मीमान होता है वह सबसे अधिक होता है। राइट, तो अपना राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, ए नंबर, जूल प्रति किलोग्राम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो जो को देखो, जो ताप होते हैं, ताप को हम किस किस से मापते हैं, ताप को हम सेल्सियस से मापते हैं, फ़ारेनहाइट से और केल्विन में मापा जाता है। किस किस में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, सी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 बराबर एफ माइनस 32 अपॉन 180 बराबर के माइनस 27 273 अपॉन 373 माइनस 273। इसी को अपन क्या लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं कि सी, यानी इसका तो हो जाएगा 2500 और हो जाएगा एफ माइनस 32 अपॉन 9 बराबर के माइनस 273 अपॉन 5। तो अब इस पे पूछा क्या है कि जो सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः क्या होगा। तो देखो, जो मनुष्य का सामान्य तापमान क्या होता है, सामान्य ताप हमने बताया था, जो सामान्य ताप होता है वह क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, तो अपन यहाँ पे मान रख देंगे क्या, 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन क्या हो जाएगा 5 बराबर एफ माइनस, ये माइनस यहाँ पे है ना, तो एफ फ़ारेनहाइट पे अपने को क्या निकालना है ना, तो फ़ारेनहाइट में माइनस 32 अपॉन क्या हो जाएगा 9। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाता है, इसको अपन जब कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, कितना आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। राइट, और अगर ये केल्विन पे पूछ रहा था तो केल्विन पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन कि किसी वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का, केवल उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, या केवल उत्तल लेंस का। तो अगर हमें वस्तु की आभासी और विवर्धित छवि बनानी है तो किसका उपयोग करेंगे। तो देखो, जब वस्तु क्या होती है, अनंत पर होती है, कहां पे, अगर वस्तु कहां पे है, अनंत पे है, तो जो अपना प्रतिबिंब है वह कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनता है, और कैसा बनता है, अगर अनंत पे है, अनंत पे है तो वस्तु कहां पे, फोकस कहां पे, स्थिति कहां होती है इसकी, फोकस पर, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा व वास्तविक बनेगा, उल्टा व वास्तविक बनता है। और यदि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में हो तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह कहां रहेगी, फोकस पे, या एवं फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में। और जो
प्रतिबिंब है अपना कैसा बनेगा, उल्टा व वास्तविक बनता है। और अगर यदि वक्रता केंद्र पर भी है तो भी उल्टा और वास्तविक ही बनेगा, और फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है तो भी उल्टा व वास्तविक बनेगा, और यदि फोकस पर भी है तो भी तब जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह कहां बनेगी, अनंत पे बनेगी और उल्टा और वास्तविक बनेगी। लेकिन अगर वस्तु कहां है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह दर्पण के पीछे बनती है और वह सीधी और आभासी बनती है। ये एक इसमें है, इसको याद करने लायक है क्या, कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में जब कब बनती है, फोकस तथा ध्रुव के बीच, तो वह कहां बनती है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनती है और सीधा व आभासी, व आभासी। लेकिन हमें चाहिए क्या था कि जो आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आभासी बनाने के लिए, आभासी और विवर्धित छवि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि देखो जब वस्तु को कहां पे रखेंगे, अपन फोकस पे रखेंगे, तो जब अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब वस्तु को फोकस पे और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो छवि कैसी बनती है, आभासी व विवर्धित बनती है। और उत्तल लेंस में भी वही कंडीशन होती है कि जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो छवि कैसी बनती है, आभासी और विवर्धित। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है, लवण, सिरका या आश्वित जल या नींबू का रस। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा जो विद्युत का चालक नहीं है। तो देखो यानी कि कुछ द्रव तो होते हैं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और कुछ द्रव होते हैं कि वह खराब चालक है, यानी कि सुचालक माने जाते हैं। तो यानी कि जो इसमें लवण जल है, सिरका है, आश्वित जल है या नींबू का रस है, तो इसपे से अपने को बताना है कि चालक कौन है ना। तो चालक के मतलब होते क्या है कि जो विद्युत का मतलब संचालन करते हैं, और जो जैसे अम्ल हो गए, क्षार हो गए, और ये सभी किसके, नमक के विलयन, ये सभी विलयन क्या होते हैं, यानी कि चालक ही संचालन ही करते हैं, है ना। लेकिन अब बात करें लवण जल की, तो जो लवण जल होता है यह क्या करता है, जब जलीय माध्यम में जाता है तो जब ये जलीय माध्यम में जाएगा तो क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है, और अपने आयनों में जब ये विभक्त हो जाएगा तो ये क्या करेगा, विद्युत का संचालन करेगा। तो ये मतलब ये क्या है, चालक है। तो ये तो अपना राइट आंसर नहीं होगा। सिरका, जो सिरका होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो जो एसिटिक अम्ल है यह भी अगर जलीय माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, यह भी अपने आयनों में टूट जाएगा, तो मतलब यह भी विद्युत का संचालन करेगा। और बात करें आश्वित जल की, तो जो आश्वित जल होता है इसको यानी कि कहां से लिया जाता है, जब नमक को मुक्त किया जाता है तब क्या मिलता है अपने को, आश्वित जल मिलता है ना। तो क्या आश्वित जल हो जाएगा तो क्या ये अपने आयनों में टूटेगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें नींबू के रस की, तो जो नींबू का रस होता है, नींबू के रस को अपन क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि नींबू में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। राइट, तो जो अगर सिट्रिक अम्ल है तो सिट्रिक अम्ल भी अपने जब जलीय माध्यम में जाएगा तो ये भी क्या होगा, आयनों में टूटेगा। तो आयनों में टूटेगा मतलब ये भी विद्युत का चालक होगा, यानी कि विद्युत का ये संचालन करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। तो जो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है तो वह लगभग कितने समय तक रहता है। तो देखो जो अगर बात करें मानव के नेत्र की, तो मानव की नेत्र किसकी बनी होती है, उत्तल लेंस की, है ना, उत्तल लेंस की बनी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो इसकी स्क्रीन होती है ना, तो इसमें उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया में लगभग 1 सेकंड में कितने, 1/16वां हिस्सा उसका, कितना, 1/16वां हिस्सा तक बना रहता है।
तो उसी के अपन नजदीक देख लेंगे, तो अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1/15 सेकेंड। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। राइट, अगर एडजेक्ट नहीं दिया है तो अपन उसी के समथिंग यानी उसी के पास देख लेते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ए, बी, सी और डी द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो बताना है भाई कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है और डी क्या है। तो देखो, जो ए है वह ए क्या है, यह जो ए है यह क्या कहलाती है, यहां पे क्या होती है, हमारी पचमाव पेशी होती है। पचमाव पेशी क्या होती है, यहाँ पे पचमाव पेशी होती हैं। राइट, और बात करें बी, तो बी क्या है अपनी, बी यहाँ पे ये क्या है होती हैं, ये क्या है, ये प्यूपिल हैं। तो अपना, और बात करें ये बी, बी ये क्या है, आइरिस है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, परितारिका, परितारिका। राइट, ये क्या होती है, देखो तो जो अगर ये पचमाव पेशी की बात करें तो पचमाव पेशी क्या करती है, तो इसकी सहायता से जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है उसको कम तथा अधिक किया जा सकता है। किसकी सहायता से, पचमाव पेशी से। और परितारिका की बात करें तो परितारिका जो होती है वह क्या करती है, आंख का कलर इसी पे निर्भर करता है। अगर परितारिका का जो कलर होगा, यानी कि जो आइरिस का कलर होगा वही हमारी आंख का कलर होता है। राइट, और बात करें जो सी है, सी ये क्या होता है, ये क्या है अपना सी, ये क्या है, लेंस है। राइट, और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे जो प्रकाश होता है इसी लेंस के माध्यम से होकर के नेत्र में जाता है। राइट, और जो डी है अपना, ये क्या होता है, कॉर्निया होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए, देखो पचमाव पेशी, परितारिका, लेंस और कॉर्निया। डी, ए पचमाव पेशी, परितारिका, लेंस और डी कॉर्निया। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। राइट, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा कथन सही होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ये तो बात भाई गलत बोल रहा है, क्योंकि अगर देखो अगर समतल दर्पण छोटा हो गया तो क्या वस्तु के आकार से बड़ा हो पाएगा, नहीं, है ना। और बात करें बी की, क्या कहता है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। और तीसरा क्या कहता है, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, मतलब इन्वर्टेड होता है, ये भी सही बात ही है। और प्रतिबिंब आभासी होता है। तो जो बी, सी और डी ये तीनों क्या हैं, अपने सही हैं। तो अपन देख लीजिए आंसर पे क्या, बी, सी और डी, तो अपना एक हो जाएगा क्या, राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तथा उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होगा। तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, मतलब जो पिच है वह इंक्रीज होगी और जो लाउडनेस है वह डिक्रीज होगा। या तारत्व घटता है लेकिन जो प्रबलता है, जो लाउडनेस है वह क्या होगी, इंक्रीज होगी। या उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। या उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो इसमें से अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो, जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति है क्या, है ना। सबसे पहले अपन आवृत्ति समझेंगे तभी तो अपन कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, है ना। तो आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़न या विरलता की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और जो आवृत्ति होती है यह, यानी इसी को अपन क्या बोलते हैं, पिच, जो तरंग की आवृत्ति से निर्धारित करती है। राइट, मतलब कि आवृत्ति जितनी अधिक होगी पिच उतनी ही अधिक होगी। तो मतलब आवृत्ति अधिक तो क्या होगा, पिच अधिक होगी, यानी तारत्व क्या होगा, अधिक होगा। और बात करें अगर ये इसकी आयाम की, तो ध्वनि प्रबलता को ये निर्धारित करता है कौन, आयाम। जो आयाम होता है वह किसको निर्धारित करता है, ध्वनि की प्रबलता को, है ना। और एक तरंग का आयाम जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक ध्वनि प्रबलता पैदा करता है। तो हम कह सकते हैं कि आवृत्ति अधिक होगी तो पिच अधिक होगा,
और यदि आवृत्ति सॉरी आयाम आयाम अधिक होगा तो क्या होगा कि जो प्रबलता है वह भी अधिक होगी। और यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर आवृत्ति घटेगी, तो अगर आवृत्ति क्या होती है, घटती है, तो पिच भी क्या होगी, पिच भी घटेगी, है ना। और अगर बात करें आयाम, तो आयाम अगर घटता है, आयाम घटेगा, तो जो अपनी प्रबलता है वह भी क्या होगी, घटेगी। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए, वो अपना राइट आंसर हो जाना चाहिए बी नंबर। देखो, जो अगर आवृत्ति घटती है तो तारत्व भी घटता है, और अगर आयाम बढ़ता है तो प्रबलता भी बढ़ती है। तो अपना बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अपना बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र है, तो शक्ति का सूत्र क्या होगा भाई, बताओ। तो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति और कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। तो आप लोगों को शक्ति का सूत्र बताना है, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, संवेग बटे समय। तो जो संवेग बटे समय होता है यह किसका होता है, बल का। और बात करें कार्य बटे समय, तो कार्य बटे समय किसका होता है, शक्ति का। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। गति बटे समय ये तो किसी का होता ही नहीं है। विस्थापन बटे समय, तो जो विस्थापन बटे समय होता है ये किसका सूत्र होता है, वेग का, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, बी नंबर। जो शक्ति का सूत्र होता है वह क्या होता है, कार्य बटे समय। और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं कि शक्ति के फॉर्मूले से जो न्यूमेरिकल होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि बैटरी के आवेशन की प्रक्रिया है, तो जब बैटरी को चार्जिंग करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होती है ये बताना है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, या विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। तो देखो, जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं मतलब क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। और बैटरी के अंदर क्या होती है, केमिकल्स होते हैं। तो वह क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा है वह किसमें, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रहा। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्या कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। और बात करें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, जब हम उसको उपयोग में लेते हैं बैटरी को, तो जो उसकी रासायनिक ऊर्जा होती है वह किस में चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा में। तो जब उपयोग में लेते हैं, और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे हीटर हो गए, क्या हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गए, ये क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। और विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा जैसे अपनी ट्यूबलाइट होती है। इसीलिए तो आज अभी भी बैठे होगे तो प्रकाश में बैठे हो, तो किसके माध्यम से बैठे हो, यानी ट्यूबलाइट बल्ब, इन्हीं के माध्यम से ना, कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अगला क्वेश्चन है कि यदि विनीत द्वारा 175 जूल कार्य करने में 35 सेकंड का समय लिया जाता है तो उसके द्वारा लगाई गई शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, तो शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। अब भी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया था कि कार्य बटे समय। तो शक्ति यानी कार्य इसमें दिया हुआ कितना, 175 जूल, तो अपन लिख दिए 175। और कितने समय में, 35 सेकंड में, तो 35। आंसर क्या आ जाएगा, 5 वाट, है ना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। और कभी देखना, कभी अगर सेकंड में नहीं दिया है, मिनट में दिया है, तो उसको सबसे पहले सेकंड में चेंज करना, क्योंकि अगर अपने को आंसर किस में देना रहता है, सेकंड में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी था ये तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य होगा।
तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और यदि उसका थीटा कोण पूछ लिया तो क्या होता है? बल को अपन क्या लिखते हैं? एफ, और विस्थापन को डी एस, और थीटा यानी कोण पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी एस कॉस थीटा, है ना? ये होता है। तो यानी कि जब किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण, तो कितना डिग्री दिया गया है कॉस थीटा का मान? तो एफ डी एस कॉस 90 डिग्री, सॉरी कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान कितना होता है? जीरो। तो यहाँ पे अगर जीरो एफ डी एस इंटू जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। तो किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो अभी जस्ट हमने पढ़ाया कि जो वर्क कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि बल गुणे विस्थापन, और अगर कोण है तो अपन क्या अपने फॉर्मूला दिया था कि एफ डी एस कॉस थीटा। कार्य बराबर हमने यही दिया ना। तो वह किस पे? बल पे भी निर्भर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और विस्थापन पे भी, और उनके बीच का कोण पे भी। किस पे निर्भर नहीं कर रहा है? द्रव्यमान पे। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या यहाँ पे द्रव्यमान दिया नहीं ना? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। राइट। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन काफी इजी आते हैं, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत रहती है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो किया गया कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होगा? देखो यहाँ पे बल भी दिया है। बल कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन। और विस्थापन भी दिया है, बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो विस्थापन का मान भी दिया है कितना? 4 मीटर। तो अगर अपन क्या हो जाएगा? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना दिया है? 20 गुणे विस्थापन कितना दिया है? 4। तो क्या आ जाएगा? 80। अब यहां पे आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि 80 वाट होगा या 80 पास्कल होगा या 80 न्यूटन होगा या 80 जूल होगा। तो देखो, अब देखो 80 वाट है। वाट किसकी इकाई होती है? यह शक्ति की। पास्कल किसकी होती है? दाब की। जो न्यूटन होती है वह किसकी होती है? बल की। और जो जूल होती है ये किसकी होती है? कार्य की। ठीक। कार्य की इकाई जूल होती है। और अगर ये एसआई पद्धति पे है, और अगर सीजीएस में देखेंगे तो सीजीएस में क्या होती है? अर्ग होती है। अगर कभी सीजीएस में पूछ लिया तो क्या होती है? अर्ग होती है। और 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। राइट। कितना हो जाएगा? 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। यदि किसी वस्तु पर एफ बल एफ लगाया जाए तो उसमें भी वेग उत्पन्न होता है, तब शक्ति का मान्य होगा। तो देखो, अभी शक्ति का सूत्र हमने क्या बताया था? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। तो क्या हम कार्य को लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन? क्योंकि अभी आप लोग इतने देर से पढ़ते आ रहे हो कई क्वेश्चनों में कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन बटे समय, है ना? तो अब यहां पे जो बल है और विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय कितना होता है? तो देखो, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय क्या होता है?
वेग। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय की जगह हम वेग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? बल गुणे वेग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बल को किससे? एफ से, और वी को वेग से डिनोट करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? एफ इंटू भी। राइट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, एफ इंटू भी। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने इजिली समझाया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो अभी जस्ट हमने जब दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे तभी मैंने बताया था। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और कार्य करने की क्षमता क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो क्या पूछा है वो? कार्य की दर। तो कार्य की दर क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से यांत्रिक तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग, या प्रकाश तरंग, या रेडियो तरंग, या ध्वनि तरंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा। मैं नहीं कहता कि आप लोग लाइक करिए या नहीं करिए, ठीक। अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए। हाँ। और लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। क्या हमें कुछ क्या हमें कुछ मतलब कि क्या बोले, करेक्शन करने की जरूरत है या कुछ सुधार करने की जरूरत है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब तक आप लोग हमें फीडबैक नहीं देंगे, कमेंट करके नहीं बताएंगे, तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमें क्या सुधार करना है। राइट। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम क्या सुधार कर सके, जिससे आपको ये वीडियो अच्छी से अच्छी तरह से मिल सके। राइट। और हम आप लोगों के लिए इतना ही करते हैं। जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से अच्छा हम आपको दे सकें। तो बस इतना ही। आप लोगों को यहाँ तक साथ देने के लिए, पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।